नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग जैसा कि आप लोगों को मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज चला रहा था, इसमें मैंने आपको बहुत सारे एमसीक्यू कराए थे। तो अब मैं कुछ और एमसीक्यू हैं जिनको मैं लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को सामने कि विच वर्ड इज न्यूली एडेड। जो सेक्शन 22 हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है, उसमें कौन सी चीज़ है जो सेक्शन 24 के अंदर नहीं दी गई। तो उसमें कि अगर आप अंडू इन्फ्लुएंस के तरीके क्वार्जन कराते हैं तो उसमें जो क्वार्जन शब्द है वो अभी नया ऐड किया गया। इससे पहले ये शब्द नहीं था। फ्रॉड था, ड्यूरेस थी, मिस रिप्रेजेंटेशन था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। और चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच सेक्शन ऑफ बीएसए कन्फेशन मेड टू द पुलिस। कन्फेशन जब पुलिस को मेड किया जाता है, कन्फेशन का मतलब होता है जब हम कोई क्राइम करते हैं उसको हम पूरी तरीके से कन्फेस कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं कि हमने ये क्राइम कमिट करा है। तो ये जब आप अपनी गिल्टी को डायरेक्टली तरीके से बता देते हैं कि आप ही गिल्टी हैं, आप ही ने किसी का कोई ऑफेंस क्रिएट कराया और आप उसकी पूरी तरीके से स्वीकृति दे देते हैं कि अपराध आपके द्वारा ही किया गया, तो वो कन्फेशन की कैटेगरी में आता है। कन्फेशन हमेशा दबाव में नहीं कराया जा सकता, ये वायलेंटरी इन नेचर होता है, फ्री होता है। सबसे बड़ी बात ये हमेशा अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज करके या कोर्जन का यूज करके या किसी प्रकार का इन्फ्लुएंस करके नहीं कराया जाता है। अगर पुलिस किसी को जानबूझ के उससे बयान ज़बरदस्ती दर्ज कराती है या लेती है, कन्फेस कराती, तो एडमिसिबल नहीं होगा, क्योंकि ऐसे जो कन्फेशन होते हैं जनरली वो दबाव में या सिक्रेसी के जरिए, प्रॉमिस के जरिए, कोर्जन के जरिए कराए जाते हैं। तो इसीलिए राइट ऑप्शन यहाँ पे सेक्शन ए होगा, सेक्शन 23A, और जो कि पहले भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 25 में दिया था। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडर बीएसए जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसमें जो कन्फेशन है वो एडमिसिबल नहीं है। तो विच कन्फेशन इज नॉट एडमिसिबल। तो कन्फेशन हमेशा एडमिसिबल नहीं होता है जब वो मामले पुलिस कस्टडी के सामने रखे जाते हैं, क्योंकि ये वायलेंटरी नहीं होते हैं। यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज करा के या प्रॉमिस का यूज करके जब पुलिस कोई कन्फेशन या स्टेटमेंट कर लेती है तो वो सारे मामले एडमिसिबल नहीं होते हैं। इनकी जो एविडेंसरी वैल्यू होती है वो बिल्कुल वीक होती है, ना के बराबर होती है। कन्फेशन हमेशा अगर पुलिस के सामने रखा जाए तो उसको प्रूव करने की विल नॉट बी प्रूव, हम उसको प्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही से मालूम है कि ये जो कन्फेशन है ये एडमिसिबल है। इनकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, बिल्कुल वीक टाइप के हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे कन्फेशन जो कोर्ट के बाहर या कहीं फैमिली के द्वारा या कोई अथॉरिटी के द्वारा कोर्ट के आउटसाइड लिए जाते हैं कोई इन्फ्लुएंस शो करके, तो सब मामले जो होते हैं वो जनरली कन्फेशन की कैटेगरी में आते हैं, जो कि एडमिसिबल नहीं होते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए कमिट अ क्राइम। ए क्या करता है? क्राइम कमिट करता है और पुलिस के पास जाता है और वहाँ पे वो कन्फेस करता है कि और भी कोई इन्फॉर्मेशन उसके साथ जो उसने क्राइम कमिट करा है बताता है। लेकिन इस प्रकार का कन्फेशन जो है इसको हम प्रूव नहीं कर सकते सेक्शन 23(1) में, क्योंकि इस प्रकार के अगर वो पुलिस के सामने जाता है और कन्फेस करता है तो हो सकता है पुलिस उससे ज़बरदस्ती ये कन्फेस करा रही हो या वो पर दबाव में आके कोई चीज़ बता दे रहा है। तो इस वजह से इसकी जो एविडेंसरी वैल्यू है या जो इसकी ऑथेंटिसिटी है इस प्रकार के कन्फेशन की ना के बराबर है, और ऐसे कन्फेशन जनरली एडमिसिबल इन नेचर होते हैं। तो अब चलते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। कन्फेशन इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ऐसे कन्फेशन जो इनएडमिसिबल होते हैं सेक्शन 23 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, वो या तो सेम क्राइम के लिए हो सकते हैं या कोई अदर क्राइम के लिए हो सकते हैं। तो जनरली जो कन्फेशन इस प्रकार के क्योंकि सेम क्राइम से ही रिलेट कर सकते हैं या अदर क्राइम से रिलेट कर सकते हैं, तो कन्फेशन इस प्रकार के जनरली इनएडमिसिबल इन नेचर होते हैं। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
कन्फेशन स्टेटमेंट अगर पुलिस के सामने दिया जाता है तो वो नॉन एडमिसिबल इन नेचर होता है। नॉन एडमिसिबल का मैंने कहा बता दिया कि या तो दबाव में या तो प्रेशर में आके उससे कोई कराया जाता है जिसकी जो साक्ष्य साक्ष्य वैल्यू है या एविडेंसरी वैल्यू है वो ना के बराबर है। इस प्रकार से हो सकता है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज करके लिए गए हो, तो इस वजह से। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन अगर वायलेंटली रिलाइड किया जाए अदर एविडेंस से तो इसके बारे में एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हमेशा बी का पीस ऑफ एविडेंस होता है, क्योंकि ये वायलेंटली नहीं लिए जाते, ओथ में लिए जाते हैं, दबाव में लिए जाते हैं। तो इस वजह से राइट ऑप्शन होगा ए एन आर ट्रू आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। व्हेन अ कन्फेशन अदरवाइज रिलेवेंट, अगर कोई कन्फेशन किसी और तरीके से रिलेवेंट है तो वो इनरिलेवेंट बन जाता है, क्योंकि वो पुलिस के सामने अगर जा रहा है तो उसमें रिलेवेंसी तो हमेशा देखने को मिलती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडर विच सेक्शन ऑफ कन्फेशन मेड टू द मजिस्ट्रेट, अगर आप कोई कन्फेशन मजिस्ट्रेट के सामने बनाते हैं तो वो काफ़ी मजबूत कन्फेशन होता है और उसकी एविडेंसरी वैल्यू भी हाई रहती है, क्योंकि वो बिना किसी दबाव के एक्यूज वायलेंटली देता है और उसको किसी भी प्रकार से मजिस्ट्रेट के सामने अगर वो कन्फेस कर रहा है तो उसको पूरी जो स्टेटमेंट है वो बिना किसी प्रेशर के मजिस्ट्रेट को हमेशा वो कोई वहाँ पे दबाव नहीं होता है या अनडू इन्फ्लुएंस का यूज कोई अथॉरिटी या पुलिस नहीं करती। इस वजह से सेक्शन 23 सब क्लास 2 जो है उसमें इसके बारे में दिया गया, जबकि ये पहले 26 जो था इंडियन एविडेंस एक्ट का वहाँ पे दिया था। सेम प्रिंसिपल आप इसको 20(3) से दे सकते हैं, जहाँ कोई भी अगर विटनेस को बाध्य नहीं किया जा सकता है कि वो अपनी गवाही खुद से दे। तो ये जो कुछ मामले हैं जिसमें कथिकालू का भी केस है जो कन्फेशन के बारे में बात करता है। अब तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। कन्फेशन मेड टू द एक्यूज, अगर कोई कन्फेशन एक्यूज के सामने किया जाता है तो वो रिलेवेंट और एडमिसिबल होता है, क्योंकि इस तरीके के जो मामले होते हैं वो एक्स्ट्रा जुडिशियल इन नेचर होते हैं और जनरली वायलेंटली और ट्रूथफुल तरीके से अगर लिए जाते हैं तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। कन्फेशन मेड बाय एक्यूज इज रिलेवेंट एंड एडमिसिबल व्हेन इट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो या वायलेंटरी या ट्रूथफुल तरीके से लिया गया हो। इन विच स्टेट द कन्फेशन में बी प्रूव्ड, तो कन्फेशन कौन से स्टेट में प्रूफ होता है। इफ द कन्फेशन इज मेड वायलेंटली बिफोर द मजिस्ट्रेट, अगर कन्फेशन को हम तभी मानेंगे या प्रूफ कर सकते हैं या प्रूफ हो सकता है जब कन्फेशन पूरी तरीके से वायलेंटरी हो और भी मजिस्ट्रेट के सामने लिया गया हो, क्योंकि जो चीज़ मजिस्ट्रेट के सामने कोई कन्फेस की जाती है उसकी एविडेंसरी वैल्यू हाई रहती है, वो पूरी तरीके से वायलेंटरी होते हैं, बिना कोई दबाव के होते हैं। अ कन्फेशन मेड अ पुलिस कस्टडी, अगर पुलिस कस्टडी में कोई कन्फेशन 23 सब क्लास 2 में किया जा रहा है तो अगर उसके लिए फिर मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस होना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है बिना मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में पुलिस उसके साथ कोई इन्फ्लुएंस का यूज करा के या प्रॉमिस या सेक्रेसी के जरिए कोई इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करे या उसको कन्फेस करने के लिए कहे। अ कन्फेशन मेड टू द पर्सन वाइल इन पुलिस कस्टडी, अगर कोई पर्सन ने कन्फेस करा है और जबकि वो पुलिस कस्टडी में है तो सेक्शन 23 सब क्लास 2 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जबकि जो 25 है इंडियन एविडेंस का उसके बारे में बात की गई है। कन्फेशन रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट ऑन ओथ, अगर कोई कन्फेशन मजिस्ट्रेट ओथ में रिकॉर्ड करता है तो जनरली इस प्रकार के कन्फेशन को हम एडमिसिबल कन्फेशन की श्रेणी में रखते हैं। द टर्म पुलिस कस्टडी, अगर पुलिस कस्टडी के बारे में बात की जाए तो सेक्शन 23 सब क्लास 2 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मतलब होता है जिसमें कुछ काइंड ऑफ सर्विलायंस अगर कोई पुलिस रख रही है, देख रेख कर रही है, रिस्ट्रिक्शन लगा रही है एक्यूज के ऊपर पुलिस के द्वारा, तो इस प्रकार के जो मामले होते हैं जनरली वो 23 सब क्लास 2 में पुलिस कैटेगरी की बात, पुलिस कस्टडी की बात की गई है। अ कन्फेशन इज एडमिसिबल, अगर कन्फेशन एडमिसिबल हो रहा है, अगर वो एक्यूज के सामने बनाया जा रहा है तो हमेशा जो इस प्रकार के अगर डॉक्टर या कोई कस्टडी है पुलिस ऑफिसर की तो वो हमेशा कन्फेशन एडमिसिबल ही करार दिए जाएंगे। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिट्रैक्टेड कन्फेशन का मतलब होता है कि एक बार आपने कुछ कह दिया, इसके बाद अपनी बात को न मान के आप दोबारा से उस बात को सब्सिक्वेंटली रिसाइल कर दें या बदल दें या कुछ कन्फेस दूसरा करने लगे, तो ये सारी चीज़ें जो रिट्रैक्टेड कन्फेशन के अंतर्गत आती हैं।
अ कन्फेशन मेड बाय द एक्यूज पर्सन इज रिलेवेंट, जो कन्फेशन अगर एक्यूज पर्सन करता है तो वो रिलेवेंट होगा अगर वो पुलिस कस्टडी में दिया गया है। साथ ही साथ जो है वो इमीडिएट प्रेजेंस अगर मजिस्ट्रेट की है तो हम उसको वैलिड और एडमिसिबल कन्फेशन ही मानेंगे। एक एक्यूज था जिसने कन्फेस किया कि एसपी के सामने, तो इसमें कन्फेशन जो ए के द्वारा किया गया है वो एडमिसिबल नहीं होगा ए के खिलाफ, क्योंकि हो सकता है जब वो कन्फेस करने गया उस समय पुलिस अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज करी हो या प्रॉमिस सिक्रेसी के जरिए या कोएर्जन कन्फेशन उससे ऑब्टेन कर सकती है। तो इस वजह से यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। प्रोविजो जो सेक्शन 23 सब क्लास 2 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है वो ये है कि थ्योरी ऑफ कन्फर्मेशन बाय सब्स्टिट्यूएंट फैक्ट के बारे में बात करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें कुछ समझ में आई होंगी। अगर समझ में आए तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। विच प्रोविजन ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम डील विद डॉक्ट्राइन ऑफ कन्फर्मेशन बाय सब्स्टिट्यूएंट फैक्ट। तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ कन्फर्मेशन के बारे में बात की गई है, जो सब्स्टिट्यूएंट फैक्ट उसके तुरंत बाद होंगे, वो प्रोविजो में सेक्शन 23 सब क्लास 2 में दिया गया है। अंडर द प्रोविजो ऑफ सेक्शन 23 सब क्लास 2 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है वो यही कहता है कि पर्सन अगर कोई इंफॉर्मेशन एक्यूज को देता है तो वो हमेशा अगर पुलिस कस्टडी में दी जाएगी तो सेक्शन 23 सब क्लास 2 प्रोविजो इसके बारे में बात करता है। प्रोविजो में सेक्शन जो 23 सब क्लास 2 है, प्रोविजो का मतलब है कुछ एक्सेप्शन उसी चीज़ का या कोई ऐसा क्लाज या कोई ऐसा एक्ट जो उससे हट के है। सेक्शन 23 सब क्लास 2 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है वो एक्सेप्शन की बात करता है। तो एक्सेप्शन के जो 23 सब क्लास 2 के मामले हैं वो 22 में भी हैं, 23(1) में है, 23(2) में है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अंडर द प्रोविजो ऑफ सेक्शन 23 सब क्लास 2 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है वो कि उसका अगर कोई भी पोर्शन किसी भी स्टेटमेंट का मिल जाता है और उससे कोई डिस्कवरी पॉसिबल है तो वो एडमिसिबल की श्रेणी में आएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। अंडर द प्रोविजो ऑफ सेक्शन 23 सब क्लास 2 में जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम उसमें फैक्ट का मतलब यही है कि जो नॉलेज है एक्यूज को उसके बारे में, फैक्ट के बारे में कि उस कौन से प्लेस का है, कि उसका क्या उद्देश्य है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंतर्गत आती हैं। द एक्सप्रेशन इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम पर्सन, अगर कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करता है पर्सन जो एक्यूज है किसी भी ऑफेंस का, अंडर द प्रोविजो ऑफ सेक्शन 23 सब क्लास 2 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम कवर कर रहा है जो इंफॉर्मेशन, तो जितने भी हैं ऑल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन है चाहे वो कन्फेशनल हो और ना हो, तो ये सब जो मामले हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट है। अगर कोई कन्फेशन कोई एक्यूज अगर बनाता है या कोई जो कस्टडी में है पुलिस के उसको प्रूव करता है तो इंफॉर्मेशन अगर कोई रिसीव करता है तो वो रिलेवेंट होगी फैक्ट डिस्कवर के लिए। तो ये इसका राइट आंसर ये होगा, क्योंकि कन्फेशन अगर एक्यूज बनाता है पुलिस के कस्टडी में और अगर वो उससे कोई इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे एक्यूज को दोषी बनाया जा सकता है या कोई इंफॉर्मेशन उसके कॉन्सिक्वेंस पे रिसीव होती है तो वो रिलेवेंट फैक्ट होगा, क्योंकि कुछ नई चीज़ डिस्कवर की गई हो सकता है उसकी वजह से कुछ सबूत मजबूत हो जिससे ट्रायल और आसानी से चलाया जा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्शन टू रूल ऑफ हर्से अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस, तो जो रूल हर्से का नहीं है कि कहीं दूसरे से कोई चीज़ सुन ली या कहीं से जान ली तो वो हर्से के अंदर आती हैं, जहाँ पे जो है वो ऑथेंटिसिटी दूसरे के द्वारा कोई बिलीव करना, कोई भी इंफॉर्मेशन मिलना, तो वो सारे हर्से के मामले होते हैं। लेकिन कन्फेशन जो है उसको एक्सेप्शन की कैटेगरी में नहीं आता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। कन्फेशन अगर एक्यूज एडमिसिबल कराता है तो अगेंस्ट द को एक्यूज के खिलाफ तो ये जो मामले हैं पहले सेक्शन 30 इंडियन एविडेंस एक्ट में दिए थे, जिसमें कई सारे केस थे। कश्मीरा सिंह का केसेस था, उपाध्याय का केसेस था और भी बहुत सारे, कथिकालू का केस था। तो इस सेक्शन 24 में है कि को एक्यूज के खिलाफ अगर कोई ऑफेंस कर रहे हैं वो मिल के एक को एक्यूज दूसरे एक्यूज के खिलाफ एडमिसिबिलिटी उसकी क्या होगी। तो ये सारी जो बातें कन्फेशन ऑफ एक्यूज इन एडमिसिबल अंडर अदर को एक्यूज जो सेक्शन 24 में दिया है।
टू कन्फेस ऑफ द एक्यूज इज ओनली रिलेवेंट अगेन हिम, अगर कोई कन्फेशन देता है एक्यूज जो कि रिलेवेंट है उसके खिलाफ, तो जो कौन सा सेक्शन में है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जो एक्सेप्शन उस रूल के बारे में बात करता है, तो सेक्शन 24 जो है वो इसके बारे में बात करता है, जो ज्वाइंट ट्रायल की बात करता है। ए और बी जो है वो ज्वाइंटली ट्राई करते हैं कि मर्डर कर दें सी का ड्यूरिंग द ट्रायल। ए कहता है कि बी और आई ने मिलकर मर्डर किया सी का। तो इस प्रकार के जो एविडेंस बी बता रहा है वो ऐसे समझ में नहीं आएगी, इसके लिए कुछ और एडिशनल एविडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे जो ट्रायल है ज्वाइंटली तरीके से चलाया जा सके और केस को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द इलस्ट्रेशन दैट ए एंड बी आर ज्वाइंटली ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ सी, इसमें क्या ए और बी मिलकर ज्वाइंटली ट्राई करते हैं कि वो मर्डर कर दें सी का। तो ये प्रूफ होता है कि ए ने बी से कहा, बी और आई ने कहा मिलके कि हमने सी का मर्डर किया। तो जो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं जहाँ जॉइंट ट्रायल चलता है वो जनरली मामले हैं जो हमारे सेक्शन 30 में पहले दिए थे, अब सेक्शन 24 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिए गए। अंडर विच कंडीशन द कोर्ट में टेक इनटू द कंसिडरेशन, कोर्ट किस कंसिडरेशन में कन्फेशन, अगर कोई एक एक्यूज दूसरे के खिलाफ कर रहा है या अनदर पर्सन के खिलाफ कर रहा है, तो अगर वो ट्राई करता है ज्वाइंटली सेम ऑफेंस के लिए तो वो इसी की कैटेगरी में आता है, दे आर ट्राइड ज्वाइंटली फॉर द सेम ऑफेंसेज। कन्फेशन बाय एक्यूज, अगर कन्फेशन जो है एक्यूज के द्वारा किया जाता है कोई दूसरे को एक्यूज का, जो सेक्शन 24 में है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, तो वो इस प्रकार के जो मामले होते हैं वो कोरोबरेटिव एविडेंस के अंदर आते हैं। कोरोबरेशन उनका होता है जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एडिशनल एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है जिससे हमको एक्यूज को दोषी ठहरा जा सके, क्योंकि इस प्रकार के जो एविडेंसरी वैल्यू होती है वो लमसम वीक होती है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर षड्यंत्र लगा रहे, कन्फेस कर रहे, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है कि नहीं सच्चाई। तो कोरोबरेशन ज़रूरी होता है ताकि जो हम उनके खिलाफ ज्वाइंट ट्रायल लगा के दोनों को सज़ा दिला सकें। ए इज अ ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ सी, ए का ट्रायल मर्डर सी के ट्रायल के लिए चल रहा है। देयर इज एविडेंस शो हो रहा है कि जो सी है वो मर्डर किया है और बी के द्वारा सी का मर्डर किया गया है। बी कहता है कि मैंने और सी आई ने मिल के मतलब ए बी ने मिलकर सी को मारा है। तो ये एविडेंस ए किसके अगेंस्ट बनेंगे, तो यही है कि इसको कंसिडरेशन और ए और बी के बीच लिया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एविडेंसरी वैल्यू ऑफ कन्फेशन ऑफ को एक्यूज, जब कोई कन्फेशन मिल के को एक्यूज करते हैं तो उनकी एविडेंसरी वैल्यू क्या होती है, या एज वेल एज अदर नॉन कन्फेंशियल को एक्यूज। तो ये इस प्रकार के जो कन्फेशन होते हैं वो जनरली रिलेवेंट होते हैं जो और को एक्यूज होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। कन्फेशन ऑलवेज गोज अगेन द मेकर, इट प्रूव दैट इट हैज़ बीन फ्रीली एंड वायलेंटली, जो कन्फेशन होता है वो हमेशा मेकर के खिलाफ ही जाता है अगर वो उसको प्रूव नहीं कर पाता कि ये फ्रीली और वायलेंटली है। कन्फेशन एडमिसिबल होगा को एक्यूज के खिलाफ, तो यहाँ पे आर जो गलत है, क्योंकि कन्फेशन हमेशा को एक्यूज के खिलाफ एडमिसिबल होता है, उसकी वो एडमिट किया जाता है, उसका रेलेवेंसी होती है, साथ ही साथ वो लीगली तौर पे उसको एविडेंस के लिए साक्ष्य दे सकता है। A tried for more than one person held in absence of accused who has been absconded who failed to comply with the proclamation, जो उसका इशू हुआ है सेक्शन 84 में। अगर एक पर्सन जो है जो एक ट्रायल मोर पर्सन देन वन, अगर एक से ज़्यादा पर्सन है तो अगर उसके एब्सेंट में एक्यूज भाग जाता है या फेल हो जाता है या प्रोक्लेमेशन जो है उसको कंप्लाई नहीं करता है सेक्शन 84 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, तो उसके खिलाफ भी ऐसा डीम्ड मान लिया जाएगा कि जो ज्वाइंट ट्रायल सेक्शन 24 में चलेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डाइंग डिक्लेरेशन, जहाँ मृतुकालिक कथन जो कि पहले सेक्शन 32 में दिया था, अब सेक्शन 26 जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन की बात करता है। ये प्रिंसिपल डाइंग डिक्लेरेशन के एडमिसिबल होता है और ये लीगल मैगजीन पे बेस्ड है कि नेमो मोरिटस प्रेज्यूमेंटरी
तो आशा करता हूँ कि ये आपको जो चीज़ है वो समझ में आई होगी। द BSA प्रोवाइड एक्सेप्शन टू हर्षे रूल, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है हर्षे रूल का। तो जो हर्षे रूल के बारे में बातचीत की गई है वो सेक्शन 26 और 27 में उसके बारे में बात की गई है। तो डाइंग डिक्लेरेशन इज ए स्टेटमेंट बाय पर्सन, जो डाइंग डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट दिया जाता है पर्सन के द्वारा, वो कि उसकी डेथ का कारण क्या है, कॉसेज ऑफ हिज डेथ पता लगाई जा सके, या वो जब मर रहा है तो डाइंग डिक्लेरेशन मृत्युकालिक कथन, मरते वक्त समय उसके जो दिमाग में जो चीज़ें आती हैं वो उसके बारे में बताता है, क्योंकि अब वो मर रहा है, उसके जो जो उस मरते समय कुछ गलत नहीं बोलेगा, सब चीज़ें सही बोलेगा, तो उसको जो उसकी स्टेटमेंट है उनको एविडेंस की तरीके फ्यूचर में यूज किया जा सके। और डाइंग डिक्लेरेशन कैन नॉट फॉर्म द सोल बेसिस, तो ऐसा नहीं है। जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो दूसरे एविडेंस का कोरेबरेशन जरूरी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है जो कोई कथन दे रहा हो उसको कैसे बता दें कि वो पूरी तरीके से सही है, कुछ और एडिशनल एविडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो क्लोज स्क्रूटनी बहुत ज़रूरी है जिससे रिलायबिलिटी पता की जा सके। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, जो 3 और 4 दोनों जो है वो राइट हो सकते हैं। प्रोविजन सेक्शन 26 का जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है वो अट्रैक्ट करता है व्हाट इज नॉट ट्रू, तो वो जो अगर वर्बल स्टेटमेंट कोई चीज़ देते हो सेक्शन 26 में तो वो एडमिसिबल नहीं है। डाइंग डिक्लेरेशन हमेशा या तो डॉक्टर के पास या तो मजिस्ट्रेट के पास या कोई और अदर पर्सन किए जा सकते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। और डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो फॉर्म सोल बेसिस के जरिए भी हम किसी को कन्विक्ट कर सकते हैं बिना किसी कोरोबरेशन के। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। और डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 26 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम इज एडमिसिबल इन एविडेंस, अगर वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 26 में दिया है वो इनएडमिसिबल होगा अगर वो जो है वो पूरी तरीके से पुलिस के सामने गया है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिसिबल, डाइंग डिक्लेरेशन चाहे सिविल मामला हो चाहे क्रिमिनल मामला हो, दोनों में एडमिसिबिलिटी उसकी रहेगी। फॉर द एडमिसिबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, ये जरूरी नहीं है कि जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है उसको ये संभावना है कि उसकी डेथ हो ही सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी प्रूव एंड डाइंग डिक्लेरेशन आफ्टर द डेथ ऑफ पर्सन, तो हम क्या प्रूव करेंगे डाइंग डिक्लेरेशन आफ्टर द डेथ ऑफ पर्सन, जो अगर FIR लॉज हुई है तो वो ये जो स्टेटमेंट डिसीज के रिकॉर्ड हुए सेक्शन 180 में, वो साथ ही साथ जो स्टेटमेंट डिसीज ने रिकॉर्ड करा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास। तो सारे ऑप्शन ऑल ऑफ दीज राइट ऑप्शन। हर्ष एविडेंस जो है वो कोई एविडेंस नहीं है, तो ये एक्सेप्शन कहाँ पे दिया है, हर्ष एविडेंस इज नो एविडेंस, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एक्सेप्शन टू द अबव रूल, तो सेक्शन 26 में इसके बारे में दिया गया। अंडर सेक्शन 26 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम स्टेटमेंट ऑफ पर्सन हु इज डेथ इज एडमिसिबल, जो डेथ जिनकी हो चुकी है वो एडमिसिबल है, जो मस्ट रिलेट टू कॉज ऑफ हिज ओन डेथ, जो उनके खुद के डेथ का कारण है। तो फॉर्म ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन क्या होती है पहले ही से पता है, सब चीज़ इमैरिटल होती है। डाइंग डिक्लेरेशन इज रिलेवेंट अंडर सेक्शन 26 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम नॉट विथ स्टैंडिंग इट बीइंग हर्षे बिकॉज इफ द पर्सन इज डेड, अगर कोई आदमी मर चुका है या कुछ भी उसने अपनी डेथ से रिलेटेड कहा है तो वो रिलेवेंट है, क्योंकि डेड पर्सन को हम कोर्ट के सामने नहीं ला जा सकते हैं। साथ ही साथ निसेसिटी पड़ने पे अब वो इनविटेबल है, उसको एडमिट उसके स्टेटमेंट को एडमिट नहीं किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगी। डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड बाय पुलिस ऑफिसर, अगर कोई डाइंग डिक्लेरेशन को FIR के फॉर्म में उसकी मृत्यु के पहले वो करता है बिना उसके सर्टिफिकेट के मेंटल फिटनेस की, तो उसको भी डाइंग डिक्लेरेशन ही ट्रीट किया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और चैनल के साथ जुड़े रहें। तो फिर मिलूँगा कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को इजाज़त दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।